नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कठिन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोदी का प्लान और मजबूत होता जा रहा है। कुछ दिन पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो पूरी दुनिया है वो अब बायपोलर नहीं होगा, मल्टीपोलर होगा। अभी तक ये हो रहा था कि रसिया एक खेमा हुआ करता था और दूसरा खेमा अमेरिका का होता था। उसके बाद यूएसएसआर के विखंडन के बाद चाइनीज कैंप हुआ और फिर अमेरिकी कैंप हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भारत की एंट्री के बाद अब ये पूरा मल्टीपोलर होते जा रहा है और भी इकोनॉमी आई, जैसे फ्रांस भी खड़ा हुआ, जर्मनी भी खड़ा हुआ, जापान भी खड़ा हुआ। और इसके बाद मल्टीपोलर इकोनॉमी ने पूरी दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में बना दिया। अमेरिका जिस बात की दंभ भरता था कि वही दारोगा रहेंगे, वही सबको अपनी चौधराहट बतलाते रहेंगे, ऐसा लगता है कि अमेरिका की चौधराहट खत्म होने वाली है और उनका दंभी व्यवहार भी खत्म होने वाला है। मोदी से, भारत से, बल्कि भारत से जो तकरार है, मोदी से जो तकरार है, वो अमेरिका को महंगा पड़ रहा है मित्रों। एक बड़ा प्लान मोदी के सौजन्य से और दुनिया के अन्य देशों ने भी इस प्लान को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई है। आप मित्रों हैरान हो जाएंगे कि अभी तक जिसका डंडा चलता था पूरी दुनिया में, अब वो डंडा कमजोर होने वाला है और वो डंडा था डॉलर का। डॉलर की हेजेमनी पूरी दुनिया में बरकरार है अब तक, लेकिन अब एक नई प्लानिंग हो रही है पूरी दुनिया में कि ये जो डॉलर राज है इसको कम किया जाए और ये जो डॉलर का डंडा अमेरिका चलाते रहता है इसको भी कम किया जाए। डॉलर होता क्यों है? अगर आपको एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई व्यापार करना है तो वो एक ऐसी मुद्रा है जिसको पूरी दुनिया ने एक प्रकार से अघोषित रूप से स्वीकार कर लिया है, सर्वमान्य कर लिया है कि नहीं, डॉलर में ही हम कारोबार करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वो करेंसी है। इसलिए साहब, हम मजबूत हैं, हमारी दादागिरी चलेगी। हम आईएमएफ को कंट्रोल करते हैं, हम वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे देशों ने आईएमएफ से लोन लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जिन देशों को लोन देता है उसके ऊपर दबाव बनाता है कि डॉलर की करेंसी में, डॉलर में ज्यादा व्यवहार कीजिए। डॉलर की आप एक प्रकार से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो अमेरिका का स्टूज बनकर के काम करता है, सूदखोर के रूप में काम करता है। वो सूद पर पैसा लगाता है, देशों को देता है और वो बदले में भारी भरकम इंटरेस्ट वसूल करता है। लेकिन सामने क्या उनका परिदृश्य है कि हम तो जन कल्याण के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, देश के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, काम करते हैं। तो आप ये बात सिर्फ डॉलर में क्यों करते हैं? क्योंकि डॉलर को आपने दादागिरी का हथियार बना लिया है और इसका लाभ अमेरिका उठाता रहा है। अब अब वो स्थिति बदलने जा रही है। आज मैं आपके सामने जिस बात को रख रहा हूं उससे आपकी जानकारी थोड़ी आपको होगी भी, लेकिन और स्पष्ट हो जाएगी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स आप सबको मालूम है। ब्रिक्स को लेकर के अमेरिका की त्योड़ियां बहुत पहले से चढ़ी हुई थी, उनकी आंखें भी टेढ़ी थी ब्रिक्स के देशों को लेकर के। भारत, चीन, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका बड़ी तेजी से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये सिर्फ खाली देशों का गठबंधन नहीं है, एक खास प्रोजेक्ट पे ये चारों पांचों देश काम कर रहा है, जो अगर कामयाब हो गया
तो अमेरिका की हेजिमनी को ऐसा तार-तार करेगा जिसकी अमेरिका कल्पना नहीं किया होगा। और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है मित्रों, जब अमेरिका को फ्रंटल अटैक मिलने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मोदी को छेड़ करके, भारत को छेड़ करके। मोदी उस मिट्टी से बने हैं जो विपरीत परिस्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए, निकाला जाए और फिर शेर की तरह दहाड़ा जाए, ये सब जानते हैं। अब मोदी ने उस स्ट्रैटेजी को, उस प्रोजेक्ट को थोड़ी हवा दे दी है, थोड़ी नहीं, बहुत हवा दे दी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इस दिशा में अन्य देशों के साथ मिलकर के बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एम ब्रिज, मतलब मल्टी कंट्रीज डिजिटल पेमेंट का वो ब्रिज होगा। करेंसी, मल्टी करेंसी डिजिटल पेमेंट का वो एक ब्रिज बना रहा है। मतलब एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रिक्स के देश तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई मुद्रा नहीं होगी, लेकिन वो डिजिटल करेंसी होगी और एक देश दूसरे देश को डिजिटली करेंसी ट्रांसफर कर पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, और वो भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। मतलब 2 दिन 3 दिन नहीं लगना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अगर भारत और ब्राजील के बीच में कोई व्यापारिक लेन देन हो रहा है तो व्यापारी आराम से काम कर सकेंगे। भारत और चीन के बीच अगर हो रहा है और वो ब्रिक्स देश का हिस्सा है तो वो भी आसानी से हो सकता है। भारत और रसिया के बीच होगा, वो भी हो सकता है। तो ब्रिक्स देश इस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि हम लोग आपस में व्यापार करने के लिए अपना एक डिजिटल पेमेंट गेटवे तैयार करते हैं जिसमें डॉलर की कोई आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएशन हम लोग फिक्स करेंगे, हम लोग तय करेंगे कि भाई 1 युआन के बराबर कितने रुपए होंगे, 1 रुपए के बराबर कितने रूसी रूबल होंगे। ये सब हम लोग तय कर लेंगे आपस में और उसके बाद एक कॉन्सेंसस बना करके डिजिटल गेटवे तैयार करेंगे जिसमें एक वैल्यूएशन होगा, मॉनेटरी वैल्यूएशन होगा। बिना वैल्यूएशन के तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता है। तो वो वैल्यूएशन के लिए कंसेंसस बनाने पर मोदी सरकार अन्य देशों के साथ मिलकर के बड़ी तेजी से प्लानिंग कर रही है और वो बहुत ही जल्द वो जो मल्टी करेंसी डिजिटल पेमेंट ब्रिज जो है, एम ब्रिज जिसको आप कहते हैं, वो बहुत जल्दी एग्जिस्टेंस में आने वाला है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है और इससे अमेरिका की हैकड़ी कैसे उतरने वाली है वो मैं बताता हूं आपको। ब्रिक्स देशों का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वर्ल्ड के जीडीपी में वो 31.5% है। छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो G7 है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान है उनका अब तक कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 40% के आसपास। अब वो घट करके 30% हो गया है जीडीपी में। मतलब इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है और उसमें खास तौर से फ्रांस की, यूरोपियन कंट्रीज की और इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, वो बहुत रोबस्ट नहीं है। तो उनकी स्थिति खराब होने की वजह से उनका जो G7 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% से घट करके 30% आ गया और इधर जो ब्रिक्स देशों का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 31.5% हो गया। अब आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा चंक जीडीपी में जिन समूह का रहेगा उसका से ग्लोबल वर्ल्ड पे रहेगा या नहीं रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक पावर ही आपकी पॉलिटिकल पावर को एनहांस करता है और अगर आपकी इकोनॉमिक पावर है तो समझिए कि आप पॉलिटिकल बार्गेन करने में कामयाब होंगे और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बार्गेनिंग में आप खुद को कामयाब पाएंगे अगर आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो। अब मोदी, जिनपिंग, पुतिन, लूला ये सब बैठ करके बात कर रहे हैं कि डॉलर की हेजिमनी को,
डॉलर को रास्ते से हटाना है। डॉलर अगर हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का टूल बन रहा है, जो हमें हमारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन का डॉलर अगर टूल बन रहा है, तो हम उस डॉलर की हेजीमनी को खत्म कर देंगे। और इसीलिए ब्रिक्स देश अपना पेमेंट गेटवे प्लान तैयार कर रहा है। वो प्रोजेक्ट लगभग लगभग फाइनल हो जाएगा और ब्रिक्स के देशों के बीच में ये कंसेंसस लगभग बन चुका है। अब इसका इम्पैक्ट देखिए कैसे-कैसे हो रहा है। इसके पहले कुछ देशों ने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे रूस और ईरान आपस में र रूबल और ईरान के जो करेंसी है उसमें लेन-देन कर रहे हैं। डॉलर गॉन है वहां से। रूस और चाइना युआन और रूबल में कर रहे हैं व्यापार को। वहां भी डॉलर गॉन है। अब भारत अगर उसमें शामिल हो गया, भारत ने भी डॉलर को हटा करके अपने रुपए और रूबल में कारोबार को शुरू कर दिया, या फिर जो सऊदी अरबिया का जो कॉन्टिनेंट है, अगर ईरान के देखा देखी उन्होंने भी अपने दिरहम या दिनार इनमें लेन देन करना शुरू कर दिया, तो स्थिति क्या होगी। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती है इस समूह की, मतलब ब्रिक्स की, तो उसका फॉल आउट जो होगा वो एक और समूह पर होगा। जी समूह को, G7 को छोड़ दीजिए, एक दूसरा समूह है G20। उसमें बड़ा एक्सपेंशन हुआ उसमें, हालांकि वो G7 के भी कुछ देश उसमें शामिल हैं, लेकिन G20 का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है, जापान भी शामिल हुआ है और साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ है, चाइना भी शामिल है। ऐसे G20 समूह में भी उसका इंपैक्ट होगा। अगर ब्रिक्स का मॉडल कामयाब हो गया, तो ये लोग कहेंगे कि भाई G20 भी अपना एक डिजिटल गेटवे तैयार कर सकता है जिसमें डॉलर की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा हो सकता है। और अगर धीरे-धीरे भारत इस बात को, और चाइना, भारत तैयार हो जाएगा, चाइना भी तैयार है। रूस ने पहले ही डॉलर को रिजेक्ट किया हुआ है। रूस ने कहा कि भाई हमारे आपके डॉलर को मैं ठेंगे पे रखता हूं, अपने रूबल में कारोबार कर रहा है। और उसने ईरान को साफ-साफ कहा कि भाई अब मैं और आप जो है डॉलर में कोई कारोबार ही नहीं करेंगे। हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि हमारे रूबल का आपके पैसे से कितना वैल्यूएशन होगा, उसके आधार पर हम लोग आपस में कंसेशन बना करके और फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ा देंगे। ऐसी परिस्थिति में अगर डॉलर की जगह मल्टी करेंसी एग्जिस्टेंस में आ गई और सब अपना करेंसी, अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने लगी और अलग-अलग ग्रुप समूहों में, अलग-अलग समूहों में वो इफेक्टिव हो गया, लेन-देन चलने लगा, तो आप सोचिए डॉलर की स्थिति क्या होगी। अब इसका इंपैक्ट कैसे होगा मित्रों? इसका इंपैक्ट सीधा पड़ेगा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पे। जो अमेरिकी कंपनियां हैं, वो असल में एक स्टॉक एक्सचेंज से खेलती है। स्टॉक एक्सचेंज में दिन रात वो अपना वैल्यूएशन आगे बढ़ाती है, नीचे करती है, आगे बढ़ाती है, नीचे करती है। और इस बात का शक ट्रंप को मालूम है और इसीलिए ट्रंप अपना फायदा देखने के लिए अभी उन्होंने क्रिप्टो का खेल शुरू किया है। लेकिन वो क्रिप्टो का खेल सिर्फ वो खुद के लाभ के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। वो क्रिप्टो का बाजार देख रहे हैं। और अभी आप हैरान होंगे कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से पैसे बना रहा है और भारत का स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से गिर रहा है, अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान के बाद जिस तरह से क्राइसिस हो रही है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी परिस्थिति में भारत को नया रूट लेना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इस सब के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और एक दृष्टि चाहिए, एक दिशा चाहिए। और उसी दिशा दृष्टि को अपना करके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में चुनौती मोदी के लिए अमेरिका खड़ा करना चाहता है और मोदी इन्हीं चुनौतियों से रात दिन टकरा रहा है कि कैसे हम इकोनॉमिक जो हमें क्राइसिस में डालने की योजना अमेरिका बना रहा है, उस क्राइसिस से भारत खुद को आगे कैसे निकाले। उस क्राइसिस में फंसने की बजाय, उसमें उलझने की बजाय ऑल्टरनेट क्या तैयार कर सकता है। मोदी इस विषय में कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स का जो पेमेंट प्लान है वो कामयाब हो जाए और G20 के साथ भी हम डॉलर में लेन देन का धंधा बंद कर दें। मित्रों, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो आप मान के चलिए कि अमेरिका अपने दिन गिनेगा
और फिर शुरुआत होगी भगदड़ की। किसके भगदड़ की? अमेरिकी बड़ी कंपनियों में भगदड़ मचेगी और आप हैरान हो जाएँगे कि अमेरिकी जो बड़ी कंपनियाँ हैं, उसमें अधिकतर बड़ी कंपनियों के जो मालिकान हैं, वो बाहर से माइग्रेट किए हुए हैं। वो तंग आ चुके हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के हालिया व्यवहार से। ऐसी परिस्थिति में वो कोशिश करेंगे कि अपने व्यापार को विदेशों में शिफ्ट करें, वहां व्यापार करें, क्योंकि अमेरिका में 36 करोड़ के पॉपुलेशन से उनका कामकाज नहीं चलेगा। अब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एनवीडिया जो दुनिया की अभी सबसे बड़ी कंपनी है, 4.43 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, जो कि अभी ट्रंप के आने के तुरंत बाद अभी 5-6 महीने पहले इनको बहुत भारी नुकसान हुआ था जब चाइना की एक कंपनी डीपसीक ने उन्हीं के पैरेलल एक कंपनी बना दी डीपसीक, और उससे उनके व्यापार पर इतना असर हुआ कि 24 घंटे के अंदर में बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर का उनको नुकसान हुआ और वो घट करके तीसरी चौथी कंपनी बन गया। लेकिन यकायक उसने एनवीडिया ने खुद को करेक्ट किया और अब आज के दिन में एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। क्या करती है एनवीडिया, इसके बारे में मैं अलग से शो करूंगा। लेकिन भारत में भी एनवीडिया अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। 3,000 के करीब एम्प्लॉय हैं भारत में। वो कोशिश करेगा एनवीडिया कि अगर अमेरिका में उनको परेशानी हो रही है और वहां के स्टॉक एक्सचेंज में इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है कि उनको लूज करना पड़ रहा है, तो वो बड़ी तेजी से, चूंकि रिसर्च और इनोवेशन में एनवीडिया का कोई जोड़ नहीं है, कैसे कैसे एनवीडिया ने अपने को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया है, इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के पागलपन की वजह से भारत जिन चुनौतियों को सामने से दे रहा है, मैं समझता हूं कि मोदी बड़ी मजबूती से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और अगर एक एक प्रोजेक्ट उनका कामयाब होता चला गया तो डॉलर की हेजुमनी को मोदी धूल चटा देंगे। और अगर ब्रिक्स का ये पेमेंट गेटवे प्लान कामयाब हो गया, एम ब्रिज का प्लान अगर कामयाब हो गया, तो 200 बिलियन डॉलर ये बचा लेंगे। 200 बिलियन डॉलर एक प्रकार से आपसी लेन-देन में जो खर्च होता था, उसको ये सेव कर पाएँगे। अब दोस्त अब इस तरह का अगर मार्केट कैप 200 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप होगा, माफ कीजिएगा, 30 बिलियन डॉलर ये बचा लेंगे और इसका मार्केट कैप वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा। और अगर ब्रिक्स के देशों के बीच में इनका पेमेंट गेटवे प्लान कामयाब हुआ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जी 20 उसका फिर अगला निशाना होगा और जी 20 के देखा देखी जो जी 7 है, उनको भी परेशानी होगी, उनको भी ये होगा कि भैया फ्रेंच मनी जो है या जर्मन करेंसी जो है या ब्रिटिश का जो पाउंड और स्टर्लिंग है, उसका क्या होगा, वो कैसे इस पर रिएक्ट करता है। हालांकि वो कमजोर देश हैं, उनको किसी भी सूरत में अमेरिका के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि अमेरिका एक प्रकार से दादा के रूप में इन कमजोर देशों को प्रोटेक्ट करता रहा है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, इन देशों को प्रोटेक्ट करता रहा है। जापान हो सकता है कि इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करे और जापान ये मौका गंवाना नहीं चाहता है, क्योंकि जापान आज से नहीं, पिछले लगभग 80 वर्षों से, उससे भी अधिक कह लीजिए आप, 80 वर्षों से एक ताक में बैठा है जब वो अमेरिका को सरपास करना चाहता है। हर तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है। जापान की बेचारे की वो हैसियत नहीं हो पा रही है कि वो उनको सीधा-सीधा मुकाबला दे, टक्कर दे, क्योंकि जापानीज़ कंपनियां अमेरिका के बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा शेयर होल्ड कर रही है। खाली ऑटोमोबाइल में भी अगर आप जाएं तो जापान की टोयोटा या जापान का होंडा बहुत अच्छा काम कर रही है अमेरिका में, एक और खास परसेंटेज वो शेयर बनाए हुए है अमेरिका में। ऐसे ही जापान की और भी जो कंपनी है टेक्नोलॉजी की, उनका भी अच्छा खासा शेयर है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर ये पेमेंट गेटवे प्लान ब्रिक्स का कामयाब हो गया, तो इंटर बाकी जो जो अगर ब्रिक्स ब्रिक्स के नहीं भी हैं, लेकिन दूसरे देश के साथ भारत ये कहेगा कि साहब वहां पर अगर ये टेक्नोलॉजिकली आप देखिए कि नया पेमेंट गेटवे है, तो उसमें हमको डॉलर की कोई जरूरत नहीं है, कोई डॉलर को लेन देन से बाहर अगर आपने कर दिया, तो आप सोचिए कितना बचा लेंगे। अभी जो आपकी डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर, वो एक प्रकार से खत्म हो जाएगी।
और फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम डॉलर को रिजर्व के रूप में, आपका परेशानी होती है कि हमारे रिजर्व के रूप में डॉलर कितना बचा हुआ है, क्योंकि अभी हम तेल के लिए डॉलर में करते हैं कारोबार। कोई भी चीज जो खरीदते हैं उसमें डॉलर में, अगर हमको डिफेंस की कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो डॉलर में पे करना पड़ता है, और डॉलर में पे करने के लिए रिजर्व हमको रखना पड़ता है साहब कि इतने डॉलर में हम इनको पे कर दें। नहीं, हम अगर रुपए में पे करते हैं तो हमारे जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। अभी 88 रुपीस के ऊपर हो गया है एक डॉलर की कीमत, उसको आप घटाने से रहे। ऐसी परिस्थिति में एक ही तरीका है कि आप डॉलर के ट्रेड से खुद को बाहर करें, और बाहर करके जो इकोनॉमिक पावर है उसको गेन करें, और फिर वहां से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्थिति को मजबूत करें। मोदी इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, और आप उम्मीद कीजिए अगर मोदी का ये प्लान कामयाब हो गया तो ट्रंप के लिए खतरे की घंटी होगी, और ट्रंप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप को मालूम है कि मोदी, जिनपिंग और पुतिन ब्रिक्स में कुछ करामात कर रहे हैं, और वो करामात है डॉलर को लेकर के। ये ट्रंप को मालूम है, इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही लगातार ब्रिक्स को लेकर के उनकी शंकाएं बढ़ती जा रही थी। लगातार ट्रंप ये कहते रहे कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और गड़बड़ी क्या है? वो यही गड़बड़ी है कि अगर उन्होंने डॉलर को सरपास कर दिया, डॉलर को प्रचलन से ही बाहर कर दिया अपने देशों के बीच में लेन देन में, तो क्या स्थिति होगी? जैसा मैंने आपको बताया कि 31.5% का जीडीपी में स्टेक है, कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये इकोनॉमी को हिला देगा, वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला देगा। और उसमें ये दुनिया की 3-4 बड़ी अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक रूप से बड़ी कामयाब है और समृद्ध है। चाइना बहुत समृद्ध है, रूसिया समृद्ध है, भारत जो फोर्थ है अभी, वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कगार पर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को अब देखना पड़ेगा कि उसने किससे पंगा ले लिया, और इसीलिए ट्रंप एक दिन फैसला कुछ लेते हैं और उनको बैक ट्रैक करना पड़ता है। जो अभी उन्होंने फैसला लिया कि आ, $1 लाख चुकाने पड़ेंगे टेक कंपनियों को और अन्य कंपनियों को, एम्प्लॉयर को और या एम्प्लॉय को। अब वो फैसला उन्होंने रिवर्ट किया और कहा कि नहीं, 88 लाख रुपया लाइफ टाइम फीस है, एनुअल फीस नहीं होगा। $1 लाख जो है वो लाइफ टाइम फीस है। वो बचना चाह रहे हैं। अब ये भी फीस को उनको हटाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो चलेगा नहीं, लंबे समय तक ये नहीं चल सकता है। तो मोदी अपना मार्ग बना रहे हैं। आवश्यकता है कि अभी मजबूती से सरकार के साथ खड़े रहना, और अपने सामर्थ्य को बार बार देखना, ढूंढना, और नए अपॉर्चुनिटी की तलाश करना, और नए अवसर बनाना। उम्मीद करते हैं कि मोदी नए अवसर बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।